गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे पास लेक्चर 5 चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर से, जिसके अंदर हमारे पास 3D पेपर चल रहा है गोले वाला। इसके अंदर यूनिटी सेकंड हमने अभी तक लेक्चर 4 करवा दिए। तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 के अंदर मैंने यूनिट फर्स्ट लिख दिया था, वो किसी और यूनिवर्सिटी में यूनिट फर्स्ट थी, अपने शेखावाटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये यूनिटी सेकंड का हिस्सा है। ठीक है, आज देखिए लेक्चर 5 में हम एग्जाम्पल 6 है, आपकी बुक की एक्सरसाइज सेकंड ए जेपीएच की बुक है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है। अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है एवं निर्देशांकों को कैपिटल एबीसी पर काटता है। ठीक है, तो एक हिस्सा तो हम यहाँ तक करेंगे, फिर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ओ से इस समतल एबीसी पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ हमारे पास ऐसा होगा। ओके, तो देखिए इसको हम प्रूफ करें उससे पहले जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है। तो सबसे पहले हम गोले का समीकरण निकालें, तो हम क्या लिखेंगे कि माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन से 1 प्रश्नानुसार गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है। तो समीकरण 1 की बजाय क्या लिखना चाहेंगे? गोला 1। तो प्रश्नानुसार गोला 1, देखो इसी की क्वेश्चंस की लैंग्वेज से चलेंगे। प्रश्नानुसार गोला 1 मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं हमारे पास? 0, 0, 0। मूल बिंदु 0, 0, 0 से गुजरता है, 0, 0, 0 से गुजरता है एवं निर्देशांकों को कहाँ पर काटता है? निर्देशांकों को कैपिटल एबीसी पर काटता है। और मैंने बताया कि कोई गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है। ए का मतलब है y और जेड एक्स 0, तो a 0, 0, b का मतलब है 0, b 0 और c का मतलब 0, 0, c, और ये हमारे पास से मूल बिंदु o हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने 2 एग्जाम्पल के अंदर 1-2 क्वेश्चंस के अंदर ऐसा किया है, तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। तो प्रश्नानुसार गोला 1 मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशांकों को कैपिटल ए लेंगे तो हम छोटा a 0, 0, b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, b 0, c यानी 0, 0 और छोटा c। तो गोला 1 मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है, तब हम जानते हैं कि तब गोले का समीकरण होगा। और यहाँ अब आपको उस गोले का समीकरण डायरेक्ट लिखना है। मैंने बोला भी था कि याद रखना कि निर्देशांक एबीसी पर काटे और मूल बिंदु ओ से गुजरे, तो समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा हमारे पास गोला 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 4 था, क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने इसको याद रखने के लिए बोला था। तो हमने यहाँ तक कर लिया कि एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है एवं निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है। ठीक है, और अचर त्रिज्या आर है। तो त्रिज्या निकालने से पहले हमें गोले का हर बार क्या निकालना होगा? केंद्र। तो बताइए गोले का केंद्र क्या होगा हमारे पास? गोले का केंद्र होगा -1/2 x का गुणांक, -1/2 y का गुणांक, -1/2 z का गुणांक। आप बड़े वाले ब्रैकेट्स इधर लगा लेना और यहाँ छोटे ले लेना। -1/2 x का गुणांक, बताओ x का गुणांक कितना है? माइनस का a। x का गुणांक कितना है? माइनस का a। y का गुणांक कितना है? माइनस का b। एंड z का गुणांक कितना है? माइनस का c। यानी मेरे पास इसका केंद्र क्या बच गया? माइनस माइनस प्लस a/2 b/2 c/2। तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी?
तो इसकी हमारे पास त्रिज्या क्या होगी, रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर माइनस d का मान यहाँ 0 है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार अचर त्रिज्या r, तो हम यहाँ रख देंगे r। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार अचर त्रिज्या r, अचर त्रिज्या r अर्थात r दे रखा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थात r इज इक्वल टू रूट के अंदर, यहाँ हम रख लेंगे r और यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर a²/4 b²/4 c²/4, a²/4 b²/4 एंड c²/4। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, तो कितना आ जाएगा, r² इज इक्वल टू a²/4 b²/4 c²/4, या 4 यहाँ से कॉमन लेके आप इस साइड ले आओ, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a² b² c² इज इक्वल टू में 4r²। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 3। तो देखिए हमारे पास क्या था कि एक गोला अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु O से गुजरता है और निर्देशांकों को कैपिटल ABC पर ही काटता है, मतलब ABC पर काटा, गोले का समीकरण ये आ गया, केंद्र निकाल के इसकी त्रिज्या निकाली, प्रश्न के अकॉर्डिंग इसकी त्रिज्या क्या थी, r है, हमने r रख दी, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद इक्वेशन 3 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से लेके चलते जाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि O से, O का मतलब मूल बिंदु वही 0 0 0 से समतल ABC, हेलो समतल ABC, सिद्ध कीजिए कि O से यानी मूल बिंदु से और समतल ABC। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ समतल का कोई ना कोई समीकरण होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि माना समतल ABC का समीकरण है, माना समतल ABC का समीकरण, माना समतल ABC का समीकरण, और ध्यान देना यही निर्देशांकों को कैपिटल ABC पर काट रहा है और इसी समतल ABC के पूछ रहा है, क्या कर रहा है, यही समतल ABC है, यही निर्देशांकों को ABC पर काटता है। इसका मतलब हमारे पास समतल क्या हो जाएगा, x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इज इक्वल टू में 1, क्योंकि अगर इसकी yx 0 होगी zx 0 होगी, y 0 होगा z 0 होगा, तो x बराबर a, यानी बिंदु a 0 0 या 0 b 0 0 0 c कब होंगे, जब हमारे पास समतल 100% ऐसा होगा। ठीक है, ये मैं चाहता तो मैं यहाँ इससे पहले ही बता देता, क्योंकि उसी एग्जाम्पल 3 में दे रखा है। और अगर मान लो आपने यहाँ एल्फा बीटा गामा ले लेते, तो हम यहाँ एल्फा बीटा एंड गामा ले लेते, क्योंकि अपनी मर्जी से माने हुए लास्ट में हटेंगे। ओके, तो माना समतल का समीकरण हमारे पास है, ये आ गया इक्वेशन 4। अब देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ है, और हमारे पास ये वाला बिंदुपथ होगा। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन की जो मेन चीज समझने वाली वो है O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ है, ये होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं नोट लगा के लिख देता हूं, बॉक्स में कर देंगे बंदे। आपको याद रखना है कि किसी बिंदु, नोट है, किसी बिंदु P एल्फा बीटा गामा, किसी बिंदु P एल्फा बीटा गामा से समतल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0, समतल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 पर डाले गए लंब के पाद का समीकरण होगा। आप याद रखना, किसी भी बिंदु से किसी समतल के ऊपर अगर लंब डालते हैं
तो उसका समीकरण क्या होगा। जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है कि समतल है और मैंने बिंदु अल्फा बीटा गामा से इसके ऊपर लंब डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल है, इसे बना दिया। हालांकि ऐसे जाएगा डैश डॉट 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 है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो इस समतल का डाले गए लंब के पाद का इसका इक्वेशंस क्या होगा। ये एक प्रकार से लाइन ही होगी, रेखा ही होगी, पर ये लंब डाल दिया तो लंबवत रेखा हो गई। और इसके लंब के पाद यानी इसके पैर कौन से हो गए, यहाँ से डाले हैं तो यहाँ इसके सिर पैर से लेके इसके शीर्ष तक, इसके सिर से लेके पैर तक का समीकरण क्या होगा। तो आप याद रखना किसी बिंदु से, वो बिंदु कोई भी हो, अल्फा बीटा गामा से समतल पर डाले गए लंब के पद का समीकरण है, तो आप उसको लिखोगे x माइनस एल्फा अपॉन ए, y माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन ए, c इज इक्वल टू के माना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेना। ठीक है, x माइनस एल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू में के। और देखो ये ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस और इज इक्वल टू में के अचर माना। ठीक है, ये समीकरण ऐसे याद नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, x माइनस अपॉन x का गुणांक, x माइनस अपॉन x का गुणांक, y माइनस अपॉन y का गुणांक, y माइनस अपॉन y का गुणांक एंड z माइनस अपॉन z का गुणांक। ठीक है, तो जो ऊपर बिंदु दे रखा है, जिस भी बिंदु से लंब डाल रहे हैं वो तो इधर लिख देंगे x माइनस एल्फा बीटा एंड गामा। जो बिंदु दे रखा है वो तो हम इधर लिख देंगे एल्फा बीटा गामा, और अपॉन x का गुणांक, देखिए समतल में x का गुणांक क्या है a, इसके नीचे लिख दिया। अब y माइनस बीटा अपॉन y का गुणांक, यानी y का गुणांक क्या है b, हमने नीचे रख दिया। z माइनस गामा अपॉन z का गुणांक, z का गुणांक क्या है c, हमने नीचे रख दिया, इज इक्वल टू में के। ठीक है, एक बार के लिए याद रख लो, बाकी ये बार बार आएगा, थोड़ी देर बाद टॉपिक शुरू होगा, एक्सरसाइज सेकंड सी के अंदर चलेंगे। सरल रेखा का समीकरण आएगा, लंबवत रेखा का समीकरण आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण है, उसमें क्वेश्चंस 2-3 बार 3-4 क्वेश्चंस में सोल्व करोगे तो आसानी से ये याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो ये था किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से समतल, इस समतल पर डाले गए लंब के पद का समीकरण है। और आपको रिमेंबर कैसे रखना है, इस वाले समीकरण से कि x माइनस एल्फा अपॉन x का गुणांक इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन y का गुणांक, z माइनस गामा अपॉन z का गुणांक इज इक्वल टू में के अचर मानना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ, हमने इस साइड में निकाल लिए हैं जिससे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस सेट हो जाए। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, O से समतल ABC पर, देखिए क्वेश्चंस को अब दोबारा पढ़िए। हमने यहाँ तक समतल का समीकरण मान लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि O से समतल, तो मैं क्या लिखूंगा कि बिंदु O का मतलब क्या हो गया भाई, 0 0 0, बिंदु O से समतल, बिंदु O से समतल ABC, समतल ABC अर्थात x अपॉन a, ये वाला था ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंब के पाद, खींचे गए लंब के पैर या पाद के समीकरण होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है आपको x माइनस अपॉन x का गुणांक, y माइनस अपॉन y का गुणांक, z माइनस अपॉन z का गुणांक और इज इक्वल टू में के अचर माना। ठीक है, कहाँ से गुजर रहा है, किस बिंदु से डाल रहे हैं हम, 0 0 0 यानी O यानी मूल बिंदु, तो इधर मैं लिखूंगा 0 0 एंड 0 अपॉन x का गुणांक। इस क्वेश्चन में x का गुणांक क्या है, a या 1/a, यहाँ x का गुणांक a है या 1/a, तो 1/a, तो यहाँ x का गुणांक देखो ध्यान से, अदरवाइज आपको a दिखाई दे जाएगा। तो x का गुणांक कितना है, 1/a, यहाँ y का गुणांक कितना है, 1/b, और z माइनस एल्फा अपॉन z का गुणांक कितना है, 1/c।
1/c। ठीक है, तो ये था हमारे पास x माइनस अपॉन 1/a, y माइनस 0/y का गुणांक, z माइनस 0/z का गुणांक इज इक्वल टू में k माना। ठीक है, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a। इस देखो अब ऐसे है x अपॉन 1/a इज इक्वल टू में k, तो ये 1/a इधर चला जाएगा तो k एकम k/a, यानी x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया k/a। y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/b इधर चला जाएगा तो k/b। y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा k/b, और z इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा k/c। और देखो हमें क्या निकालना है का बिंदुपथ है, माना लंब पाद के निर्देशांक, माना लंब पाद के निर्देशांक x y z की बजाय क्या मानोगे। अब देखो हमने 2 क्वेश्चन से इससे पहले कर लिए हैं बिंदुपथ वाले क्वेश्चन से, तो मैंने बताया था जैसे ही किसी के अंदर हमें बिंदुपथ निकालना है, आप लेक्चर 4 में जाके देख सकते हो, किसी का भी हमें बिंदुपथ निकालना तो पहले FGH मान लो, तो माना लंब पाद के निर्देशांक FGH हैं, तब बताइए x की जगह मैं क्या रख दूंगा एक बार f, तो f इज इक्वल टू k/a, g इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा ये g इज इक्वल टू k/b, और h की जगह आ जाएगा k/c। या a को मैं इस साइड में ले आऊं, या मेरे पास a का मान कितना बच गया, a इधर आ जाएगा k/f है, b का मान कितना बच गया k/g, c का मान कितना बच गया k/h। ये मेरे पास आ गया ABC का समीकरण। हमने समीकरण 4 तक मान लिए, तो आप इसको इक्वेशन 5 नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए हैं A क्या होगा, B क्या होगा एंड C क्या होगा। तो बताइए क्या आप लोग एक बार समझ चुके हैं कि किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पद का समीकरण क्या होगा। तो इसको अलग से अपने कॉपी के पीछे लिख लेना और इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ABC की वैल्यू निकाल ली है। अब बताइए हमें ABC की वैल्यू कहाँ पुट करनी चाहिए। अब हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई हमारे पास है, तो ABC की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे। एक तो ये A, B और C है, ये दे रखा था अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदुओं से गुजरता है, तो इससे हम ये वाले वैल्यू लेके आए थे। तो मैं लिख दूंगा कि समीकरण 5 से ABC का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 5 से ABC का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे वाले इस हिस्से ABC का संबंध ऊपर दिए गए क्वेश्चन से स्थापित हो जाए। तो ये ABC था, मैंने यहां रख देता हूं। तो A का मान मैं क्या रखूंगा k/f, तो ये हो जाएगा k/f का होल स्क्वायर। B का मान कितना है मेरे पास k/g, k/g का होल स्क्वायर। H का मान कितना है मेरे पास C का मान कितना है k/h, तो k/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4r स्क्वायर। या मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर 1/f स्क्वायर 1/g स्क्वायर 1/h स्क्वायर इंटू में k स्क्वायर इज इक्वल टू में 4r स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन से 6 नाम दे दूंगा। ठीक है, तो अभी तक पहले तो हमने ये ABC हमारे मर्जी से माने हुए थे। देखो पहले तो ये हमारे पास जो मैंने लिखा था बिंदु A कैपिटल A00 B0 B0 00 C, वो हमारी मर्जी से माने हुए थे, ये हटा दिया। यहाँ हमारे पास K भी हमने अपनी मर्जी से माना था, अभी तक हमारे पास K नहीं हटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ABC का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो ये हो गया। और एक आप ABC का मान इस समीकरण 4 में रख दो, क्योंकि ये भी हमने क्या किया हुआ है, माना समतल का समीकरण, तो जो मानेंगे उसको हटाएंगे। पुनः है समीकरण 5 से ABC का मान, पुनः समीकरण 5 से ABC का मान। देखो कंफ्यूज मत होना, एक बार आप यहाँ तक आराम से आ जाओगे, ABC की वैल्यू निकालोगे। ABC का मान पहले समीकरण 3 में रख दो और फिर समीकरण 4 में रख दो, और हमें अचर ABC और K हटाना है। ठीक है,
क्योंकि हमने माने हुए हैं अपनी मर्जी से, तो मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज़ मानेंगे उसे हटाएंगे। तो समीकरण 5 से ABC का मान समीकरण 4 में रखने पर का मान है समीकरण 4 में रखने पर। तो देखिए अगर हम इक्वेशन से 4 में रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अक्स बटा ए और ए का मान कितना है k बटा एफ प्लस वाई बटा बी और b का मान कितना है मेरे पास है k बटा जी प्लस जेड अपॉन एच सी और c का मान कितना है, यहां से देखो तो मैं k बटा एच और इज इक्वल टू में क्या है 1। या देखिए f ऊपर जाएगा, g ऊपर आएगा, h ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा f इंटू एक्स g इंटू वाई h इंटू जेड। देखिए इसके नीचे के 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 k कॉमन लेके मैं इधर ले जाता हूं, तो ये मेरे पास क्या बचेगा k। ये मैंने यहां से निकाल लिया और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 7 नाम। ठीक है, इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन 7 नाम। अब k हटा दो समीकरण 6 और 7 से, तो समीकरण 6 और 7 से k का विलोपन करने पर, समीकरण 6 और 7 से जब हम k का विलोपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी समीकरण 7 से k का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 7 से k का मान, समीकरण 7 से k का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर कितना आ जाएगा, 6 में रखेंगे तो 1 बटा एफ स्क्वायर, 1 बटा एफ स्क्वायर, 1 बटा जे स्क्वायर, 1 बटा एच स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर, और के की जगह कितना है एफ एक्स जी वाई और एच जेड, एफ एक्स जी वाई और एच जेड इंटू में के का होल स्क्वायर करना है, यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। और देखिए इस जो थ्योरम्स थी इसके अंदर हमें बिंदुपथ पूछा था, अतः लंब पाद के समीकरण का अभीष्ट बिंदुपथ, या लास्ट में आप सीधा ही लिख देना अतः अभीष्ट बिंदुपथ। और आप लोगों को पता है अभीष्ट बिंदुपथ बोलते वक्त क्या करोगे, वापस f की जगह क्या रखना है x, g की जगह क्या रखना है y और h की जगह क्या रखना है z। ऐसा मैं 2 क्वेश्चनों में बता चुका हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस केवल f की जगह x रख दो, g की जगह y रख दो, h की जगह z रख दो। क्यों? क्योंकि किसी टाइम हमने यहाँ x की जगह f रखा था, y की जगह g, z की जगह h, अब इसे वापस से पलट दो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है 1 बटा एक्स स्क्वायर, g की जगह मैं y रखूंगा 1 बटा वाई स्क्वायर, h की जगह मैं z रखूंगा 1 बटा जेड स्क्वायर, f की जगह x रखूंगा तो x इंटू एक्स, g की जगह y रखूंगा तो y इंटू वाई, h की जगह z रखूंगा तो z इंटू जेड, और इज इक्वल टू में 4r स्क्वायर से या। देखिए या इसको करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा x की माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा y की माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा तो z की माइनस का 2 इंटू में x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। और देखो अपने नोट करो क्वेश्चन के अंदर यही हमें क्या बोल रहा है कि आप इसे प्रूफ करो, यही हमें क्या बोल रहा है कि आप इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि एक अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है एवं निर्देशांकों को कैपिटल ABC पर काटता है, तब सिद्ध करो कि O से समतल ABC पर डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ होगा अक्स, ये पहले लिख रखा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स की माइनस 2 प्लस वाई की माइनस 2 प्लस जेड की माइनस 2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस प्रकार करने हैं लंब के पद का समीकरण वाला क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। देखो क्या पूछ रहा है, 3 बिंदु हैं 1 0 0
0 1 0 और 0 0 1 तीन बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, गोले का समीकरण बोल रहा है तो हम सॉल्यूशंस में क्या लिख लेंगे कि माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण, और हर बार की तरह गोले का समीकरण क्या मान लोगे आप, वही जनरल रूप वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 1 2 और 3 बिंदुओं से गुजरता है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की बजाय क्या लिखना चाहिए हमें, गोला 1। गोला 1 बिंदु 1 0 0 से गुजरने पर, 1 0 0 से गुजरने पर, तो आप गुजारिए 1 0 0 से, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2u, x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस 2v, y की जगह 0 2w, z की जगह 0 और d ऐसा का ऐसा। देखो d की जगह गलती से 0 मत कर देना, कहीं आपको आदत हो जाए। तो ये 1 बचेगा 0 0, ये बचेगा 2u 0 0, ये बचेगा d इज इक्वल टू 0, या यहां से आप 2u की वैल्यू निकाल लो क्योंकि हमें किसी टाइम जरूरत पड़ेगी कि 2u का मान 2v का मान 2w का मान एंड d का मान, चारों वैल्यू आते हैं हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो 2u हमारे पास कितना आ गया, माइनस का d प्लस 1। देखिए ये d प्लस 1 को मैं उस साइड में लाऊंगा तो ये 2u का मान आ गया मेरे पास माइनस इन कोष्टक के अंदर d प्लस 1 बिंदु 1 0 0 से। इसी प्रकार गोला 1 फिर से लिख देंगे, पुनः है गोला 1 बिंदु, अब की बार ये कौन से बिंदु से गुजर रहा है, 0 1 0। कौन से बिंदु से गुजर रहा है, 0 1 0 से गुजरने पर, 0 1 0 से गुजरने पर गुजारिए, कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर, y की जगह कितना आ जाएगा बीच वाला 1 का स्क्वायर, z की जगह क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 2u x की जगह 0, 2v y की जगह कितना आ जाएगा 1, 2w z की जगह 0 प्लस d ऐसा का ऐसा। तो ये बचेगा 0 प्लस 1 प्लस 0 0 एंड ये 2v एंड ये 2v, ये 0 प्लस का d इज इक्वल टू 0, या मेरे पास यहाँ से 2v की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस का इंटू d प्लस 1, माइनस का इंटू d प्लस 1। ठीक है, एक दूसरे बिंदु से गुजर गया, ठीक इसी प्रकार तीसरे वाले बिंदु से गुजर दो। पुनः है गोला 1 कौन से बिंदु से गुजर रहा है, 0 0 1 से। तो बिंदु पुनः है गोला 1 बिंदु 0 0 1 से गुजरने पर, 0 0 1 से गुजरने पर, तो x की जगह यहाँ रखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर, y की जगह रखेंगे 0 का स्क्वायर, z की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2u, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 2v, y की जगह भी क्या आ जाएगा 0, 2w z की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस d बराबर 0, या 0 0 1 और ये 0 0 2w और प्लस का d इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आपके पास 2w का मान भी कितना आ जाएगा माइनस d प्लस 1। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, समीकरण 4 हो गए। ओके, तो हमने एक गोले का समीकरण पूछा था, गोले का समीकरण मान लिया, 1 2 3 बिंदु दे रखे थे, हमने 3 बिंदु गुजार दिया। तो ठीक हमारे पास उसी प्रकार से हो गया कि a 0 0 0 b 0 0 0 से अब की बार इनकी वैल्यू 1 1 1 1 है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2u 2v 2w 1 2 3 बिंदु दे रखे थे, 3 समीकरण आ गए, चौथा समीकरण है नहीं, d की वैल्यू हमारे पास है नहीं, कोई नहीं, हम 2u 2v 2w का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि आगे दे रखा है कि जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। भाई हमने 3 बिंदुओं से तो निकाल लिया, यहां तक आ गए, उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या, यानी हमें गोले की क्या निकालनी होगी, त्रिज्या, तो गोले का उससे पहले समीकरण चाहिए,
और गोले के समीकरण में 2u 2v 2w का मान हमने निकाल ही लिया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 3 तथा 4 से 2 3 तथा 4 से 2u 2v 2w का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, और 2u की जगह कितना है माइनस का d प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2v की जगह भी कितना है माइनस का d प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2w की जगह भी क्या है माइनस d प्लस 1 इंटू जेड। और देखो ये वाला प्लस d, ये वाला प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। त्रिज्या निकालने से पहले हमें 100% क्या निकालने होंगे इसके केंद्र। तो देखो हम यहाँ माइनस का d प्लस 1 कॉमन भी ले सकते हैं, पर चूंकि हमें यहाँ केंद्र निकालना है तो हम सीधे ही निकाल लेंगे। इसका केंद्र कितना हो जाएगा -1/2 x का गुणांक माइनस 1/2 y का गुणांक -1/2 z का गुणांक। बताइए कितना है x का गुणांक माइनस का d प्लस 1, y का गुणांक कितना है माइनस का d प्लस 1, z का गुणांक कितना है माइनस का d प्लस 1। तो देखिए हमारे पास माइनस माइनस प्लस d प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस d प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस d प्लस 1/2, यानी मेरे पास इसका केंद्र कितना आ गया, मेरे पास इसका केंद्र आ गया d प्लस 1/2 d प्लस 1/2 d प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस d प्लस 1/2 d प्लस 1/2 d प्लस 1/2। परंतु मेरे को तो त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस d। और d की वैल्यू इस समीकरण में कितनी है, इसको मैं समीकरण 5 दे देता हूं, ये गोले का ही समीकरण है, d की जगह क्या रखूंगा d ही रखना होगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा -d। अब एक काम करो, इसकी त्रिज्या दे रखी है, कुछ दे दो रखा नहीं, तो माना त्रिज्या r है, माना इसकी त्रिज्या r, और कोष्टक में लिख देता हूं अचर है, अपनी मर्जी से मान लेना, हटाना तो है ही हमें। तो यहां मैंने रख दिया r, और ये मेरे पास कितना आ गया 1 2 3, मतलब 3 और d प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, d प्लस 1/1 2 3 का होल स्क्वायर माइनस d। ठीक है, बोथ साइड वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर, और ये 3 और ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 दूनी 4 और माइनस d, 2 दूनी 4 और माइनस d। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, जिसकी त्रिज्या क्या हो हमारे पास न्यूनतम हो। ठीक है, त्रिज्या न्यूनतम हो तो हम अब आपको 12th क्लास में लेके चलेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा याद है कि जब आपने अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे, चैप्टर 6 में आप लोगों ने सीखा था अवकलन, उसके बाद आपने अवकलन के अनुप्रयोग में एक तो पढ़ा था स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, दूसरा आपने पढ़ा था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, और तीसरा आपने पढ़ा था अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम, और आपने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को ही क्या बोला था, अधिकतम तथा न्यूनतम, और एक आपने वर्धमान और ह्रासमान पढ़ा था। ठीक है, पहला तो था स्पर्श रेखा और अभिलंब, दूसरा वर्धमान और ह्रासमान, और तीसरा था उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, या फिर आपने उच्चिष्ट को उच्चतम और अधिकतम बोला था, निम्निष्ठ को न्यूनतम और निम्निष्ठ बोला था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 12th क्लास वाला क्वेश्चन है। 12th क्लास में आप कैसे करते थे, उच्चतम और न्यूनतम वाले क्वेश्चन से अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम मान लो, अधिकतम और न्यूनतम के क्वेश्चन आप किस प्रकार से किया करते थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि आपके पास वहां क्वेश्चन होता था y बराबर f ऑफ x,
फिर आप क्या करते थे कि dy बटा dx करते थे, इसका अवकलन करते थे और बराबर 0 माना करते थे और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लिया करते थे a b c जितनी भी है। फिर आप d2y बटा dx स्क्वायर निकाल के उसमें वो वैल्यू रखते थे x बराबर है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती थी तब तो आपके पास होता था न्यूनतम, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तब हमारे पास होता था उच्चिष्ट या अधिकतम, और बराबर 0 आ जाती थी तो हम बोलते थे चरम मान आवश्यक ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे का है 12th क्लास का, आप एक बार चाहो तो बुक उठा के देख सकते हो, रिवाइज हो जाएगा। तो वहाँ फंक्शन हुआ करता था y बराबर एफ ऑफ एक्स का, इसी x के सापेक्ष अवकलन किया करते थे। तो यहाँ हमारे पास ये फंक्शन किसका है, d+1 का होल स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन किसका है, आर स्क्वायर बराबर एफ ऑफ डी। ये किसका फंक्शन है, हमारे पास डी का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश डी निकालेंगे, एफ डैश एक्स की बजाय क्या निकालेंगे, एफ डैश डी। तो एफ डैश डी निकालेंगे यानी इसका डी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो 3/4 तो कॉन्स्टेंट छोड़ दो, पावर पीछे ले आओ और 1 कम कर दो, 2 माइनस 1, पावर पीछे ले आओ और 1 कम कर दो, इंटू डी का डी के सापेक्ष करेंगे 1 और 1 का क्या बचेगा 0, माइनस डी का डी के सापेक्ष करेंगे क्या अवकलन बचेगा, 1 अवकलन बचेगा। ठीक है, ये मैं 2 प्रकार से बताऊंगा। एक बार ऐसे समझो कि आर स्क्वायर कितना था, एफ ऑफ डी का फंक्शन है, डी ही डी आर है, हमें डी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ डी को ही फंक्शन मानेंगे, 3/4 कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दी, x की पावर n का कितना होता था, n x की पावर n-1 इंटू x का 1। तो इसी प्रकार d का 1 का 0 माइनस d का d के सापेक्ष करेंगे 1। ठीक है, ये हमने एफ डैश एक्स कर लिया और इसके बराबर हम क्या करेंगे, एफ डैश डी बराबर 0 माना। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 0 माना और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे। यहाँ x की निकालते थे तो यहाँ d की वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो हमारे पास कितनी बचेगी, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3/2 और ये d+1, 2 में से 1 जाएगा 1 और -1 बराबर 0। या इसको इधर भेज दो, या 3/2 d+1 = 1, 2 को इधर भेजेंगे 3 इधर आ जाएगा, 2/3 d+1 बराबर -1 को 3 कम 3 -1/3। यानी यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। फिर हमें क्या करना है, d2y बटा dx स्क्वायर, यानी दोबारा एफ डबल डैश डी निकालेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश डी। अब यहाँ से आ जाओ, दोबारा हम निकालेंगे एफ डबल डैश डी। अगर हमारे पास d की वैल्यू -1/3 रखने पर पॉजिटिव आ गया तब तो न्यूनतम, नेगेटिव आ गया तब अधिकतम, 0 आ गया तो चरम मान आवश्यक नहीं है। तो एफ डबल डैश डी निकालेंगे तो ये बचेगा 3/4 को छोड़ दो, इस 2 को छोड़ दो, ये हमारे पास d+1 की पावर 1 बचेगा, d का कितना हो जाएगा 1 + 0 और इस वाले 1 का 0। यानी ये वैल्यू मेरे पास कितनी बची, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी ग्रेटर 0, ग्रेटर 0 अर्थात न्यूनतम, ग्रेटर 0 और ग्रेटर 0 का मतलब क्या है, हमारे पास है न्यूनतम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d बराबर -1/3 पे एफ डबल डैश डी निकाल के हम रखना चाहेंगे। तो चूंकि यहाँ d बचा ही नहीं इसलिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई हमारे पास है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो तो d बराबर -1/3 पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, मिनिमम, या इसको हम बोल सकते हैं त्रिज्या न्यूनतम। ठीक है, अब d का मान उठा के हम क्या रख देंगे, d बराबर -1/3 समीकरण 5 में रखने पर। मैं एक बार यहाँ से थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, d बराबर -1/3 समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, देखो ये मेरे पास बचेगा x² + y² + z² माइनस d का मान हम रख देंगे -1/3 + 1 इंटू x, -1/3 + 1 इंटू y, -1/3 + 1 इंटू z प्लस और d की जगह कितना रख देंगे, -1/3 = 0। तो ये हमारे पास बचेगा 3 एकम 3 2/3, माइनस का 2/3 बचेगा, x + y + z आ जाएगा। ठीक है, और आगे वाला आ जाएगा -1/3 = 0।
इस 3 को अब आप इधर ले आइए तो ये बचेगा 3x², या आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का समीकरण। तो लिख देंगे जो कि गोले का अभीष्ट समीकरण है, जो कि गोले का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है।